नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जो आज दिन भर की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे हमारे तमाम संवाददाता। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत की अवधि अब 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले में आरोपी बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। हालांकि दिल्ली में अब आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को राउस एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाया है। अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में मौजूद किया गया। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। आबकारी नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया भी तिहाड़ जेल में बंद है। इसके अलावा आप से जुड़े कुछ अन्य लोग भी इस केस में तिहाड़ में जेल में बंद है। बीआरएस नेता के कविता भी इसी मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत ने पूर्व डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ाई है। अब देखना यह होगा कि अगली सुनवाई में कोर्ट का क्या फैसला लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। आज निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। क्या कुछ इस मुलाकात के मायने हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कृष्णा मिश्रा। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। आपको बता दें कि बीते दिनों संजय निषाद उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम से भी मिल चुके हैं। संजय निषाद का साफ तौर पर कहना है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्होंने अधिकारियों के मनमानी का आरोप लगाया है, तो वहीं पर अपने समाज को लेकर आरक्षण की भी बात की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि आपके बताए हुए जो है इन मुद्दों पर विचार किया जाएगा और जल्द से जल्द इसका निस्तारण कराया जाएगा। और साथ ही साथ जो संजय निषाद है उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उस उपचुनाव को लेकर निषाद पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और एनडीए गठबंधन ही इन 10 सीटों पर जो उपचुनाव होगा उसमें विजयी होगी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो एनडीए गठबंधन है वो लगातार जो है पूर्व में भी जो उपचुनाव हुए हैं उसको जीतते हुए आया है, तो इस बार भी उपचुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में जीतने का काम करेंगे। संजय निषाद का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया था कि जो अधिकारी हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं, इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखने वाली बात यह होगी कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें संजय निषाद को कितनी सीटें मिलती हैं। फिलहाल जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में। जो भारतीय जनता पार्टी के खाते की 5 सीटें थी उनमें से एक विधानसभा सीट तो जो विधायक था वो संजय निषाद की पार्टी से विधायक था, तो वो भी अब जो है लोकसभा चुनाव जीतकर सदन पहुंच चुका है। तो देखने वाली बात यह होगी कि अब संजय निषाद को कितनी सीटें इस उपचुनाव में मिलती हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ कृष्णा मोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस टीवी, लखनऊ। वहीं राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम बदले गए हैं। क्या कुछ नए नाम है, क्या कुछ अपडेट है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। संसद के अंदर और 2 नाम बदले गए। बताते जिस तरह से राष्ट्रपति भवन के अंदर दरबार हॉल होता था वहाँ पर अब अशोक हॉल का नाम बदल दिया गया है। वहीं अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप किया गया है। वहीं राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप के नाम पर रखा गया, यानी कहीं न कहीं अब जो पुराना राष्ट्रपति भवन था उसके अंदर जो हॉल थे, जो वहाँ पे वीआईपी लोगों का जो प्रोग्राम होता था, जो कल्चर होता था, वहाँ कहीं न कहीं विदेशी मेहमान आते थे, वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता था। अब उन नामों को बदला गया है। अब देखना वही राहुल गांधी ने साफ साफ सवाल खड़ा किया, आखिरकार अशोक नाम तो सही है लेकिन जो नाम बदले जा रहे हैं वो कहीं न कहीं सही नहीं है, उनको नाम नहीं बदलना चाहिए क्योंकि पुरानी परंपरा। लेकिन देख रहे हैं जिससे बीजेपी ने आज पुराने राष्ट्रपति के जो नाम बदले गए हैं, अब देखना है कि राजनीति इसमें कितनी और गर्माती है, क्योंकि साफ साफ राष्ट्रपति भवन जो था वो बदल देगा, जो नया राष्ट्रपति भवन बनना है वो अलग है। लेकिन सवाल है कि आखिरकार नाम बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि नाम बदले, लेकिन जो तरीका है वो सही नहीं है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई दशकों से लगने वाली पुरानी फूल मंडी पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आखिर क्यों यह एक्शन हुआ, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद अमान। लखनऊ में कई दशकों से लग रही फूल मंडी पे आज नगर निगम की कार्रवाई कर दी गई है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के थाना चौक क्षेत्र के बड़े इमामबाड़े के पास
जो हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन बताई जा रही थी, उस हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन के ऊपर जो कई दशकों से फूल मंडी लग रही थी, जिसको लगातार बोर्ड की तरफ से नोटिस भी जारी किया जा रहा था, मंडी खाली करने के लिए जो है अपील भी की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो फूल व्यापारी हैं वो लगातार उस नोटिस को इग्नोर कर रहे थे। उस नोटिस को लेके जो हुसैनाबाद ट्रस्ट है, हुसैनाबाद ट्रस्ट के जो जिम्मेदारान हैं उनसे बात कर रहे थे और मंडी खाली ना करके अपनी समस्याओं को आगे रख रहे थे। वहीं उस नोटिस के लगातार कई नोटिस देने के बाद भी फूल मंडी पे जो दस्ते की नगर निगम दस्ते की कार्रवाई हुई है, नगर निगम दस्ते ने पूरी मंडी पे जो बुलडोजर चलाया है, बुलडोजर चलाने के बाद जो भी वहां पे अतिक्रमण हुआ था, उस अतिक्रमण को हटाने के बाद वहां पे उस जमीन को खाली करा दिया है। आपको बता दें कि मौके पे पहुंचे जो नगर निगम का दस्ता था और वहीं मौके पे जो एसडीएम भी पहुंचे थे, वहीं पे थाना चौक क्षेत्र के एसीपी राजकुमार भी मौजूद थे। एसीपी राजकुमार के साथ पुलिस का भारी पुलिस बल भी मौजूद था, जिसके साथ ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, कई नोटिस देने के बाद हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन पे जो बनी फूल मंडी जो कई दशकों से चल रही थी, उसको आज एक बड़ी कार्रवाई के बाद खाली करा दिया गया है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। वहीं राजस्थान बीजेपी में बड़ा फेरबदल हो सकता है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने हाईकमान के सामने पद छोड़ने की पेशकश की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कुलदीप सैनी। राजस्थान में उपचुनाव से पहले एक बड़ा सियासी घमासान भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला, जहां पर हाल ही में मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद ही सीपी जोशी ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का ये पेशकश आलाकमान को दिया गया है, लेकिन अभी तक उस पर पुष्टि नहीं हो पाई है। माना यह जा रहा है कि सीपी जोशी के इस्तीफे के बाद अब किरोड़ीलाल मीणा या फिर ओबीसी समुदाय से जुड़े किसी बड़े नेता को यह जिम्मेदारी सौंप दी जा सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उपचुनावों को लेकर राजस्थान में बीजेपी की ओर से तैयारियां की जा रही है वो काफी है, लेकिन कहीं न कहीं इन 5 सीटों पर जहां पहले कांग्रेस का दबदबा था, अब बीजेपी चाह रही है कि उन सीटों पर एक बार फिर यहां पर सीट जीती जाए और सरप्लस करके राजस्थान में आला कमान को एक तोहफा दिया जाए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। वहीं जम्मू कश्मीर में बीती 10 तारीख को हुए आतंकी हमले को लेकर क्या कुछ अपडेट है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम बोगल। पूर्व में निरस्त पुलिस भर्ती परीक्षा पे 10 तारीख को हुए आतंकी हमले में अगर आपको बताते चले तो 2 अंडरग्राउंड वर्कर को जो है जैश ए मोहम्मद के गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं तो 10 तारीख वही थी जिस दिन आर्मी की गाड़ी पर ग्रेनेड के साथ हमला किया गया, आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और जिस बीच अब जो खबर आ रही है कि जैश ए मोहम्मद के 2 अंडरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चले तो ये जैश ए मोहम्मद के वो 2 अंडरग्राउंड वर्कर थे जो आतंकियों को लगातार खाना पहुंचाते थे और कितने पैसे जो थे उनसे ऐंठते थे। इसी विषय को लेकर जो है एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है, जिसमें 2 अंडरग्राउंड वर्कर जो जैश ए मोहम्मद के हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं तो 10 तारीख को कठुआ के मच्छड़ी इलाके में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ और जिस आतंकी हमले के दौरान हमारे 5 जवानों की शहादत हो गई, और आपको बताएं तो अब जो खबर आ रही है कि 2 जैश ए मोहम्मद के जो अंडरग्राउंड वर्कर थे जिन्होंने आतंकियों को सपोर्ट किया, उनको जो है वो फिलहाल सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया है और 2 अंडरग्राउंड वर्कर के ऊपर जो है वो लगातार जो है अब एजेंसीज जो है वो पूरे तरीके से काम करेंगी कि किस तरीके से जो है उनसे पूछताछ की जाएगी, किस तरीके से आतंकियों के साथ उनका मतभेद रहा, किस तरीके से आतंकियों को जो है उन्होंने पनाह दी, और जिसके बाद जो है अब जो खबर आ रही है कि 2 जैश ए मोहम्मद के जो अंडरग्राउंड वर्कर थे फिलहाल जो है उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम बोगल, इंडिया वॉइस, जम्मू कश्मीर। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के कारण निरस्त हुई सिपाही भर्ती परीक्षा अब फिर से होने जा रही है। तारीखों का ऐलान हो गया है। तारीखों के ऐलान को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ बेग। पूर्व में निरस्त पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर दोबारा कराए जाने की तिथि का ऐलान योगी सरकार ने कर दिया है। अगस्त महीने में होने वाली परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। यह परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई जाएगी।
वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के बाद योगी सरकार पूरी तरह से घिर गई थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती समेत विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा था और साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया था। योगी आदित्यनाथ यानी सूबे के मुख्यमंत्री ने परीक्षा निरस्त करते हुए 6 महीने के भीतर पारदर्शिता से एक बार फिर परीक्षा पेपर कराए जाने का वायदा अभ्यर्थियों से किया था। इस मामले में एसटीएफ ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की थी। एंटी पेपर अध्यादेश भी बीजेपी सरकार की तरफ से लाया गया था, जिसमें आजीवन कारावास की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी पड़ेगा। फिलहाल योगी सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर की तिथि का ऐलान कर दिया है। 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को यह परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई जाएगी। वहीं अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक और परीक्षा केंद्र से घर तक पहुंचाने में बस यात्रा भी बिल्कुल मुफ्त रहेगी। और साथ ही साथ जिस तरह से पिछली दफा ट्रांसपोर्टरों ने पेपर लीक किया था प्रिंटिंग प्रेस से परीक्षा केंद्र तक ले जाने में, इसका भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है। परिंदा पर न मार पाए, इस दौरान इसके लिए यूपी एसटीएफ भी पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। परीक्षा केंद्रों पर सघन तलाशी अभियान भी चलाया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 6 महीने के भीतर पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर कराने का वायदा किया था, योगी आदित्यनाथ ने इस वायदे को पूरी तरह से निभा दिया है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से आए दिन परीक्षा पेपर लीक हो रहा है, आने वाले दिनों में जिस तरह से 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर होगी, तमाम सुरक्षा व्यवस्था का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन परीक्षा पेपर लीक को लेकर जिस तरह से योगी सरकार एक्टिव है, इससे अभ्यर्थियों में खुशी भी देखने को मिल रही है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ धाम को लेकर हो रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी दौरान सोना चोरी के बाद क्या कुछ नया पूरा विवाद है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम को लेकर चल रही सियासत लगातार नए मोड़ ले रही है। कांग्रेस पार्टी ने जहां केदारनाथ प्रतिष्ठा सुरक्षा पद यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया था, वो यात्रा शुरू कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से पलटवार करने शुरू किए जा चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करते हुए साफ कहा है कि कांग्रेस को यात्रा करने से पहले अपने शासनकाल के उन चीजों को समझने की जरूरत है और उसे बताने की आवश्यकता है, जिसमें उन्होंने केदारनाथ धाम के एल्बम बनाने के नाम पर करोड़ों की लूट की थी। उन्होंने कहा केदारनाथ हिटो यात्रा कांग्रेस की तरफ शुरू की गई थी और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने ऑल वेदर रोड का विरोध यहाँ पर किया था। तो ऐसा समझा जा सकता है कि केदारनाथ धाम को लेकर जो सियासत हो रही है वो दिन ब दिन नए मोड़ यहाँ पर ले रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के लिए सियासत का मुद्दा बनती हुई नजर आ रही है। और जिस प्रकार से कांग्रेस की यात्रा शुरू हो रही है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव यहाँ पर होने, उस चुनाव को लेकर भी सियासत काफी तेज हो चुकी है, जिसको लेकर अब सियासी दल अपने अपनी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता को अपने पक्ष में लामबंद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रामगोपाल यादव के करीबी रिश्तेदार के घर यूपी एसटीएफ ने छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी एसटीएफ ने 25,000 के इनामिया सपा नेता को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फरार चल रहे सपा नेता यानी जिला पंचायत सदस्य को एसटीएफ ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। हालांकि इस जिला पंचायत सदस्य के पिता और ताऊ भी गंभीर मामलों में जेल में बंद हैं।
बता दें कि समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र सिंह यादव पर एटा जिले में जानलेवा हमला और गैंगस्टर का मामला दर्ज था। गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही थी, लेकिन हर बार पुष्पेंद्र सिंह पुलिस को चकमा देकर फरार हो जा रहा था। यूपी एसटीएफ ने फरार चल रहे पुष्पेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित कराया और साथ ही साथ गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया। यूपी एसटीएफ ने नोएडा से 25,000 के इनामी पुष्पेंद्र सिंह यादव को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुष्पेंद्र सिंह यादव के पिता जुगेंद्र सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, जो अभी एटा जेल में बंद हैं। वहीं अगर पुष्पेंद्र के ताऊ की बात करें तो पुष्पेंद्र के ताऊ रामेश्वर सिंह यानी पूर्व विधायक अलीगढ़ जेल में बंद है। इन सभी पर गैंगस्टर का मामला चल रहा है। फिलहाल पुष्पेंद्र सिंह सपा के कद्दावर नेता राम गोपाल यादव के रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं। जिस तरह से यूपी एसटीएफ ने 25,000 के इनामिया पुष्पेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है, इससे कहीं न कहीं एसटीएफ की साख भी बढ़ी है। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बात रायबरेली की कर लेते हैं। रायबरेली में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, बुलडोजर चलाते हुए 1 बीघा जमीन को वहां पर मुहैया कराया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं राजू तिवारी। में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा है और अवैध कब्जेदारों पर यानी भूमाफियाओं में हड़कंप देखने को मिला है। बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि कतई जमीन पर किसी भी प्रकार की अवैध कब्जेदारी ना हो, अगर होती है तो तत्काल उस पर कार्यवाही की जाए। उसी के तहत रायबरेली में फिर से एक बार जेसीबी चलाकर अवैध कब्जेदारी हटाई गई है। बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के मिलेरिया थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर पीड़ित 3 वर्षों से कोर्ट में न्याय के लिए चक्कर काट रहा था और इसी बीच वो जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंच गया, जहां पर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, इसके बाद एक बार फिर से रायबरेली के भूमाफियों में हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। लगभग 1 बीघे जमीन इंडस्ट्रियल एरिया में धर्मेंद्र सोनकर के नाम एलाट यूपी पीडा के द्वारा की गई थी, जिसके बाद वहां पर अवैध कब्जेदारी का विवाद चल रहा था और विवाद में लगभग 3 वर्षों से पीड़ित कोर्ट के चक्कर काट रहा था, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं आया तो पीड़ित जिलाधिकारी की चौखट पर जाकर न्याय की गुहार लगाई। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के द्वारा तत्काल उत्तर प्रदेश की नीतियों को कायम रखते हुए कार्यवाही की गई और कार्यवाही इस कदर देखने को मिली कि वहां पर टीम गठित करने के बाद बाबा का बुलडोजर गरजा और वहां पर अवैध कब्जेदारों की कब्जेदारी हटाकर पीड़ित को न्याय दिया गया। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। वहीं हमीरपुर में लोगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। आखिर क्यों लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रुपेश गुप्ता। नगर पालिका में आज ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और जो ग्रामीण थे, जो गेट नगर पालिका था उसको जाम कर दिया, वहां से आवागमन ठप हो गया और उनकी मांगे थी। जो वार्ड नंबर 14 के निवासी हैं वहां पर रोड नहीं है और जो वहां के बासिंदे हैं उनको निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बच्चों को, और बरसात का सीजन चल रहा है, बच्चे वहां पर फिसल के गिर जाते हैं, तो उसी को लेकर आज वहां के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांगे है कि वहां पर रोड जल्द से जल्द बनाया जाए और इसी बीच जैसे ही ईओ नगर पालिका और नगर पालिका अध्यक्ष पहुंचते हैं उनसे भी ग्रामीणों के बीच झड़प हो जाती है और समझा बुझाकर मामला शांत किया जाता है, लेकिन वो शांत नहीं होते और धरना प्रदर्शन अभी भी जारी। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। वहीं बलिया में यूपी बिहार बॉर्डर पर ट्रकों से अवैध वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। क्या कुछ कार्रवाई हुई, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
और डीआईजी आजमगढ़ के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। मैं आपको बता दूं कि बलिया के नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत भरौली चेक पोस्ट पे ट्रकों से अवैध वसूली को लेकर के आज एडीजी जोन वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ ने बड़ी कार्रवाई की है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले से सूचना थी कि जहां पे वहां पे ट्रकों से अवैध वसूली की जाती है और जिसमें पुलिसकर्मी भी संलिप्त है, जिसको लेकर के एडीजी वाराणसी जोन और डीआईजी आजमगढ़ ने सादे वस्त्र में वहां पर पहुंच के रेकी की। उसके बाद अच्छे से प्लानिंग करके जब रेड किया तो वहां पे 5 पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिसमें से 3 पुलिसकर्मी भागने में सफल हो गए, लेकिन 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पे जब कोरंटा चौकी पर एडीजी जोन वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ पहुंचे, जहां पे वहां भी वसूली का धंधा चल रहा था, जिसको लेकर के एडीजी जोन वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ ने पूरे कोरंटा चौकी के कार्मिकों को निलंबित कर दिया और वहीं नरही जो थाना प्रभारी है उनको भी निलंबित कर दिया है। 16 ऐसे लोग भी उसमें पकड़े गए हैं जो कि इस वसूली में संलिप्त पाए गए थे, जो दलाल किस्म के हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। मैं आपको बता दूं कि यह एडीजी जोन वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ द्वारा यह बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमा में खलबली मची हुई है। मैं आपको बता दूं इसकी लगातार ये सूचना मिल रही थी कि वहां पर इस तरह की अवैध वसूली की जा रही है, जिसको लेकर के यह कार्रवाई की गई है। नरेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया। वहीं जौनपुर में अटाला मस्जिद पहुंची प्रशासन की टीम सर्वे नहीं कर पाई क्योंकि मस्जिद में ताला लगा हुआ था। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर के अटाला मस्जिद में सर्वे करने पहुंची दीवानी न्यायालय की टीम को आज खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अटाला मस्जिद का ताला बंद होने के कारण जो है सर्वे नहीं हो पाया। वहीं न्यायालय की तरफ से पहुंचे अमीन ने जो है अटाला मस्जिद के बाहर से जो है सर्वे किया और वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान और न्यायालय की टीम की तरफ से जो टीम गई थी उसके जो अमीन थे उन्होंने कहा कि ताला बंद होने के कारण जो है सर्वे नहीं हो पाई, बाहर से सर्वे किया गया है और इसकी रिपोर्ट जो है न्यायालय को पेश की जाएगी। आपको बता दें कि जौनपुर के जो है और एक संस्था है स्वराज वाहिनी संस्था ने अटाला मस्जिद को अटाला मंदिर को जो है दावा किया है, जो है कोर्ट में जो है मुकदमा दायर किया। उसके बाद से जो है अटाला मंदिर होने का जो है हिंदू पक्ष तरफ से जो दावा की जा रही है और कोर्ट में मामला है, तो वहीं आज जो है न्यायालय की एक टीम जो है अटाला मस्जिद में सर्वे करने पहुंची थी। हालांकि जो है ताला बंद होने के कारण बाहर से निरीक्षण किया गया। अब न्यायालय को रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब तो फिलहाल न्यायालय के आदेश के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा ये अटाला मस्जिद है या अटाला मंदिर। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। वहीं सीतापुर में ई-वे बिल को लेकर बड़ी गड़बड़ी पाए जाने पर बड़ा एक्शन लिया गया। क्या कुछ एक्शन लिया गया, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। ई-वे बिल पर बड़ा खुलासा, 1 करोड़ का जुर्माना। आपको बता दें दरअसल इलेक्ट्रॉनिक बिल जो होता है उस पे एक ही बिल पर 2 ट्रक का माल जो है भेजा जा रहा था। बता दें आपको कि पान मसाला से ये मामला जुड़ा है, जो एक ही बिल से गुवाहाटी के लिए जो ट्रक जा रहा था और उस पर जो दोबारा फिर पुनः उसी बिल पर एक और ट्रक जा रहा था, जिसको लेकर ज्वाइंट कमिश्नर बीपी सिंह को शक पड़ा और उन्होंने अपने असिस्टेंट चंद्रशेखर के सहित अन्य अधिकारी चेतन पाल को इस पूरे प्रकरण पे लगा दिया। वहीं 5 जुलाई को बिस्वा बाईपास के पास एक ट्रक पकड़ा जाता है, जिसमें पान मसाला से 200 नंग भरे हुए थे, जिसकी कीमत 49,50,000 बताई जा रही है। वहीं ड्राइवर से उस बिल की जांच की गई तो पता चला कि इसी बिल का जो ट्रक पहले जा चुका था, वो जो भटपर रोड पर पकड़ा गया था, उसका बिल और इसका दोनों को मिलाने पे पता चला कि ये एक ही बिल पर 2 ट्रक माल ले जाया जा रहा था, जिसके चलते जो है कार्रवाई की गई और उस जो कार्रवाई पर 1 करोड़ 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। अब आपको बता दें विभागीय सूत्रों के मुताबिक इतने बड़े कर के प्रदेश में इतने बड़े कर का पहले कभी नहीं हुआ है। कैमरामैन अभिषेक के साथ पंकज कश्यप, इंडिया वॉइस। हमीरपुर में एक युवक ने यमुना पुल पर सुसाइड करने की कोशिश की। आखिर क्यों वो सुसाइड कर रहा था, क्योंकि सुसाइड के बाद पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। 3 महीने पूर्व चोरी हुई की घटना सामने आई थी। जो पूरा मामला है काशीराम कॉलोनी का, जहां पर एक कॉलोनी में चोरी हुई थी, तो उसी को लेकर जो परिवार वाले हैं वो गोल चबूतरे पर कलेक्ट्रेट पर धरना भी दे रहे थे। इसी के बीच जब चोरी का खुलासा नहीं हुआ तो युवक आहत होकर आज यमुना पुल पहुंच गया और दूसरे नंबर की कोठी पर बैठ जाता है और सुसाइड करने का प्रयास करता है।
वहीं सीतापुर में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की, क्या कुछ पूरा मामला है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पूरा प्रकरण आपको बता दें कि कमलापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर मंगलवार की रात को कप्तान चक्रेश मिश्रा पहुंचे थे औचक निरीक्षण के लिए। और उसके बाद सुबह में ही जो है एसओ भानु प्रताप सिंह और एसआई मास्टर चौकी के उनको लाइन हाजिर किया गया। और लाइन हाजिर के बाद जो है कुछ ही घंटों बाद जो है थाने के सभी आरक्षी और हेड कांस्टेबल को भी लाइन हाजिर कर दिया गया। सूत्रों के माने तो एसओसी टीम ने 60 से 70 किलो के अफीम का जो है बरामदगी की गई थी, जिसको लेकर एसओसी और थाना पुलिस से विवाद हुआ। विवाद के रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया वॉइस।